हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटेंसी फॉर्म ए। आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 का इम्पोर्टेंट टॉपिक टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे। टेलर ने इफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी जैसे टेक्निक्स दी हैं। तो टॉपिक बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट पीडीएफ नोट्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में अवेलेबल है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स स्टार्ट। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा कि कोई भी डिसीजन लेने के लिए आपको साइंटिफिक टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट का यूज करना पड़ेगा। तुक्के से काम नहीं चलता अगर बिजनेस को ग्रोथ देना है तो। बट उस टेक्निक का यूज हम कैसे करें वो इस टॉपिक के अंदर डिटेल में डिस्कस किया गया। देखिए, फर्स्ट हमारा क्या है, फंक्शनल फोरमैनशिप। क्या होता है इसमें, देखिए, इन दिस टेक्निक टेलर सजेस्टेड दैट द डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इन टू डिपार्टमेंट, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्या बोला FW टेलर ने कि डिपार्टमेंट को आप दो भाग में बांट दीजिए, ठीक है ना। फर्स्ट प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड द सेकंड वन इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्योंकि अब भाई सोचो, एक इंसान के अंदर जो क्वालिटी होती है ना, वो किसी एक चीज में ही परफेक्शन वाली होती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर तो बात गुड्स की हो रही है, अगर आप सर्विस की भी बात करते हैं, मान लो तो एक टीचर अगर कॉमर्स पढ़ा रहा है, ठीक है ना, तो वो साइंस नहीं पढ़ा सकता क्योंकि उसको स्पेशलिटी कॉमर्स में ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात गुड्स की करते हैं। अब देखिए, एज अ फोरमैन कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ वर्क। भाई एक आदमी एक काम में ही स्पेशलाइजेशन को अचीव कर पाता है, हर काम में स्पेशलाइजेशन नहीं मिल पाती उसे। इसीलिए यहाँ पर क्या लगाया फॉर्मूला, 4:4, 4+4 इक्वल टू 8 का मतलब 4 और 4 को डिवाइड कर दिए। कैसे समझाते हैं अभी। सो टेलर स्ट्रेस ऑन मैक्सिमम 8 स्पेशलिस्ट, मतलब 8 स्पेशलिस्ट होने चाहिए, ठीक है ना। फोरमैनशिप का मतलब क्या होता है, देखिए, फोरमैनशिप का मतलब क्या होता है, स्पेशलिस्ट जो काम में माहिर हो, ठीक है ना। अब 4+4 का कॉन्सेप्ट क्या है, 4 फोरमैन अंडर प्लानिंग। मतलब 4+4 का जो कॉन्सेप्ट था, मतलब 4 फोरमैन आपको कहाँ रखने पड़ेंगे, प्लानिंग डिपार्टमेंट में, और 4 कहाँ रखने पड़ेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, जैसे हम ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट भी कहते हैं। तो फर्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे, वो 4 फोरमैन कौन होने चाहिए जो प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर आएंगे। फर्स्ट, रूट क्लर्क। रूट मतलब क्या होता है, रास्ता, ठीक है ना, सिंपल है। This foreman is responsible for fix up the sequence of step for performing mechanical और manual job। भाई जॉब कैसी भी हो, आप सोचो, जॉब कैसी भी हो, आप सोचो, स्टेप बाय स्टेप हमें कोई बताने वाला होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक चॉकलेट का एग्जाम्पल लेना हुआ, है ना। तो डेयरी मिल्क चॉकलेट है, तो डेयरी मिल्क चॉकलेट को बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, सोचो। हाँ, हमें मैदा लेना होता होगा, हाँ, उसमें शुगर डालनी पड़ती होगी। मतलब एक एक स्टेप, पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, ठीक है ना। ये चीजें हैं, बात समझ में आई। क्योंकि नाम ही इसका ऐसा है, रूट क्लर्क, ठीक है। सेकंड देखिए, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, भाई हमें बताना, एक एक चीज को इंस्ट्रक्शन कर देना, गाइड करना। दिस फोरमैन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग जनरल इंस्ट्रक्शन नेसेसरी टू कैरी ऑन द जॉब इन अ स्पेसिफाइड मैनर। मतलब काम को करना कैसे है, कितना शुगर मिलाना है, कितना मैदा मिलाना है, हाँ? मशीन का यूज कैसे करना है, ग्लव्स पहनकर काम करना है, हेड कैप्स पहनकर काम करना है। बात समझ में आ रही है ना। रूट तो अलग चीज हो गई। सी पॉइंट देखिए, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, बिल्कुल इजी है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या होता है, देखिए, दिस फोरमैनशिप इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फिक्स अप द टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड कंप्लीटिंग द जॉब। ही इज ऑल्सो प्रिपेयर कॉस्ट। भाई ये है कि हमने अगर किसी को अगर काम के लिए कहा है तो वो काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर पाएगा, ठीक है ना। और उसके साथ साथ एक कॉस्ट शीट भी प्रिपेयर करना कि इस काम
को करने पर, मतलब चॉकलेट को प्रिपेयर करने में, प्रोडक्शन करने में, बनाने में कितना एक्सपेंस आया है, कितना कॉस्ट आया है। एक्सपेंस तो अलग चीज हो गई। 4 देखिए, डिसिप्लिनरी, डिसिप्लिनेरियन, इसमें क्या होता है, मतलब डिसिप्लिन, नियम कानून का पालन। दिस फोरमैन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ जॉब इन ऑर्डर एंड सिस्टमेटिक वे, काम को एक सिस्टमेटिक वे और एक ऑर्डरली करना, ठीक है ना, ये नहीं कि बस जैसे मना है वैसे हम उड़ाए बैठे हैं। 4 फोरमैन अंडर ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, अब यहाँ पर ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर वो 4 मैन आते हैं, कौन से, देखिए यहाँ पे। फर्स्ट क्या होता है, गैंग बॉस, ही अरेंज ऑल द मशीन्स, टूल्स एंड अदर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब सो दैट देयर इज नो डिले, ताकि काम डिले ना हो, उसके लिए करना क्या होता है, एक गैंग बॉस होता है जो सारी मशीन्स, टूल्स का अरेंजमेंट करता है जो जॉब के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। बी पॉइंट देखिए, स्पीड बॉस, दिस फॉरमैन एश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब, भाई काम को अगर करना है तो एक टाइम के अंदर स्पीड के साथ करना है ना, काम अगर 10 मिनट का है तो 10 मिनट के अंदर हो जानी चाहिए। तो यहां पर एक पर्सन ऐसा होता है जो स्पीड को कैलकुलेट करता है कि काम कितनी स्पीड से चल रहा है। सी पॉइंट देखिए, रिपेयर्स बॉस, दिस बॉस इंश्योर दैट मशीन एंड टूल्स आर केप्ट इन, सी पॉइंट क्या होता है हमारा, रिपेयर बॉस, दिस बॉस इंश्योर दैट मशीन एंड टूल आर केप्ट इन वर्किंग कंडीशन, यहाँ पे एक पर्सन ऐसा होता है जो देखता है कि मशीन्स वगैरह ठीक ठाक चल रही है या फिर नहीं, अगर कुछ गुंजाइश है तो उसे रिपेयर करना पड़ेगा, अगर करने की जरूरत है तो। डी पॉइंट देखिए, इंस्पेक्टर, दिस बॉस कीप्स अ चेक ऑन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द आउटपुट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, भाई देखो आपको यहाँ पर ये भी चेक करना पड़ता है कि अगर चॉकलेट है तो ये नहीं जली हो, नहीं हो कि मान लो जल गई है, ज्यादा बनाने में ज्यादा पक चुकी है, या फिर उसका कलर अजीब सा दिख रहा है, हाँ, या उसका टेस्ट अजीब सा हो गया, तो यहाँ पे क्वालिटी बहुत मैटर करता है। मार्केट में चीजें अगर क्वालिटी वाली हैं तो ही वो ग्रोथ देंगी, अदरवाइज बिजनेस आपका ठप हो जाएगा। फर्स्ट आपका हो गया, अब सेकंड, फर्स्ट में 4 + 4 8 पॉइंट्स थे, अब यहां पर बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। फर्स्ट पॉइंट में तो 8 पॉइंट थे ना, अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, 2 टॉपिक है, अलग अलग समझते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन मींस सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी, साइज एंड टाइप्स। भाई देखिए पहले एग्जाम्पल समझिए, होमोजेनिटी, मतलब मैंने कहा अगर चॉकलेट्स, मान लीजिए मैंने चॉकलेट्स का एक एग्जांपल उठाया था, अगर डेयरी मिल्क की चॉकलेट मार्केट में आती है तो उसका कलर, उसका टेस्ट, उसका साइज, उसका वेट, उसका टेक्सचर बिल्कुल एज इट इज होगा ना। होमोजेनिटी मतलब एक जैसा, बात समझ में आ रही है ना। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट इज ओनली पॉसिबल व्हेन स्टैंडर्ड आर मेंटेन, राइट परफॉर्म सिलेक्शन ऑफ टूल्स एंड मशीन, कि भाई अगर डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के मल्टीपल फैक्ट्रीज होती जहां डेयरी मिल्क का प्रोडक्शन होता होगा, तो ऐसा नहीं कि इस दुकान से लेंगे तो उसका टेस्ट अलग होगा, उस दुकान से लेंगे तो उसका टेक्सचर अलग होगा, सब एज इट इज ही होगा। सारी फैक्ट्रीज अलग होती है, ये भी नहीं कि दुनिया में सिर्फ एक ही फैक्ट्रीज भी मल्टीपल होती हैं, बट वो पॉसिबल कैसे है होमोजेनिटी, उसके टूल्स, उसके मशीन, उसके टेक्निक्स बिल्कुल एज इट इज होने चाहिए। बात समझ में आ रही है। बी पॉइंट देखिए, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क एम्फसाइजेशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट, साइज एंड टाइप्स। मैंने कहा एक एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल गलती से ऊपर हो गया है, एग्जांपल देखिए, टू एलिमेंट वैरायटी ऑफ गुड्स। मैंने कहा मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के चॉकलेट्स आती हैं, डेयरी मिल्क भी आती है, हाँ, और किटकैट भी आती है, बहुत सारी आती हैं, हाँ। मैंने कहा कि चीजें आप वो बनाइए, आप सब कुछ बनाना चाहते हैं, सब कुछ 15-20 वैरायटी की चॉकलेट बनाना चाहते हैं, आप सब कुछ बना दोगे, लेकिन बिकती जो मार्केट में सबसे ज्यादा है, वो तो मैंने एग्जाम्पल लिया, बिकती जो मार्केट में सबसे ज्यादा है, आप उस चीज को फोकस करो, वरना आप सब बना दोगे, टाइम तो जाएगा ही जाएगा बनाने में, कॉस्ट भी जाएगा। बनाना आप सबको आता है, बनाना आपको सब आता है,
लेकिन पब्लिक को क्या चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए, वो चीजें मैटर करती है ना। तो आपको कॉस्ट और टाइम अपना बचाना है। तो वही यहाँ लिखा टू एलिमिनेट वैरायटी ऑफ गुड्स। बात समझ में आ रही है? नहीं हम सब बना लेंगे। सब कैसे बना लोगे भाई, सब बिकने भी तो चाहिए। एक चीज 4 दिन में बिक पा रहा है और एक चीज 4 महीने में बिक रहा है, तो क्या बनाओगे? 4 दिन में बिक जाए वो या फिर 4 महीने में बिक जाए वो। बात समझो यहाँ पर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। Work study focus on finding way to get maximum efficiency and output from every factors of production। हमें हर प्रोडक्शन से ये चाहिए होता है कि हमारा आउटपुट और इफिशियंसी मैक्सिमाइज हो, मतलब हमें ज्यादा काम मिल पाए वर्कर से और आउटपुट ज्यादा काम मिलेगा मीन ज्यादा आउटपुट मिले। अब ये चीजें पॉसिबल कैसे है? 4 टेक्निक्स यहाँ यूज करेंगे। वर्क स्टडी इन्वॉल्व में 4 चीजें, 4 फीचर्स होते हैं। फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। आप एक एक करके सारी स्टडी को स्टडी करते हैं। ए पॉइंट देखिए, फैटिग स्टडी मतलब थकान, टायर्डनेस। एक इंसान थका मंदा क्या कर पाएगा? आप देखो, अ फैटिग स्टडी दिस टेक्निक ऑफ साइंस मैनेजमेंट मीन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्ट टू फाइंड आउट। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना पड़ता है? ए बी एंड सी 3 पॉइंट्स यहाँ मेंशन किए। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स। फ्रीक्वेंसी और नंबर में तो आप डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाओगे। ड्यूरेशन आप समझते हो कि कितना टाइम देना चाहिए रेस्ट। मैंने कहा एक पर्सन है, एक वर्कर है, सुबह 10 बजे आता है, तो वो क्या सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक या 8 बजे तक बिल्कुल काम विदाउट रेस्ट करता रहेगा? थकेगा भी तो भाई। थकेगा तो उसकी एफिशिएंसी कम होगी। एफिशिएंसी कम होगी तो आउटपुट कम देगा। तो बीच बीच में आपको रेस्ट भी देना पड़ता है। अब वो रेस्ट देना कैसे है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या क्या होनी चाहिए, ड्यूरेशन क्या होने चाहिए, नंबर्स क्या होने चाहिए, मैंने डायग्राम में यहाँ पे आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में मेंशन किया है। फर्स्ट देखिए, मैंने कहा फ्रीक्वेंसी और नंबर की बात करते हैं, ड्यूरेशन तो आप समझ ही जाओगे। टाइम मतलब कितने टाइम का, लंच ब्रेक 15 मिनट का, टी ब्रेक आधे घंटे का, लंच ब्रेक, ये चीजें। ड्यूरेशन तो इजी। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, मैंने कहा 10 बजे आता है एक बंदा, 1 बजे लंच करता है, लगातार 10 से 11, 11 से 12, 12 से काम करता है, लगातार 3 घंटे काम करता है, ठीक है ना। फिर 1 बजे लंच हो गया, 1:30 तक लंच किया आधे घंटे का। फिर जो लगा वो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, फिर 3-4 घंटे लगातार काम किया कंटिन्यूअस फॉर्म में, तो एक टी ब्रेक देना चाहिए। तो हुआ क्या, 10 से 1 3 घंटे का ब्रेक, फिर 10 से 5 अगर कैलकुलेट करेंगे तो 7 घंटे, मतलब 10 से 5 लेकर हमने उसे 3 घंटे का ब्रेक दिया, फिर उसके बाद 5 घंटे, उसके बाद फिर मतलब 10 से लेके 1 काउंट करोगे तो 3 आएगा, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 3 घंटे का। फिर अगर 10 से लेकर आप 5 काउंट करोगे तो 7 आएगा, 10। सोचो ना, 3 यहाँ हो गया, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 4 घंटे, तो 4 और 3 7, ये हो गया। तो इसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब रहे बात टाइम की, सॉरी नंबर्स की, तो आप सोचो कितने नंबर्स दिए आपने, कितने इंटरवल्स दिए एक दिन में? 2 इंटरवल्स इन अ डे। क्लियर हुआ? बी पॉइंट है मेथड स्टडी। द मेथड स्टडी टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्ट टू फाइंड आउट द वन बेस्ट मेथड। भाई आपको सिर्फ एक ही मेथड लगाना है, हर जगह वही अप्लाई करना है। तो किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए मेनली 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट आपका कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जहां पर आप मशीन का यूज करोगे, एंड द सेकंड वन इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जहां पर आप लेबर का यूज करोगे। बात समझ में आ रही? अब यहां पर हमें ये देखना है टाइम और कॉस्ट। अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करते हैं तो टाइम आता है एक चॉकलेट को बनाने के लिए फॉर एग्जांपल 10 मिनट, कॉस्ट आती है 10 रुपए। लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करने के लिए, भाई लेबर है, मशीन तो है नहीं, 25 मिनट्स आएगा और वो 5 रुपए। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि टाइम यहाँ पर 10-25 लगा, यहाँ पर 10-5 लगा। लेबर वाले में टाइम ज्यादा लगा, पैसा कम। कैपिटल वाले में टाइम कम लगा और पैसा भी 10 रुपए लगा, मतलब टाइम और पैसा बराबर है कॉस्ट के। अब यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि अगर काम ज्यादा है, मतलब कंपनी का लेवल क्या, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द कंपनी। लेवल ज्यादा है, आउटपुट ज्यादा देना है, तो आपको फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। फिर आप कॉस्ट वहां पर मैटर नहीं कर सकता, माइंड में फिर ये ना रह रहे वहां 10 लग रहा है वहां 5 लग रहा है। बात समझ में आ रही? छोटा है, छोटा आउटपुट है, छोटा साइज है बिजनेस का,
आप लेबर ही लगा लो भाई, गुजारा कर लो अपना। बात समझ में आई? 5 रुपए में काम बन जाएगा आपका, ठीक है ना। फिर आपको टाइम से मतलब नहीं होता है, जब काम कम करना होता है फिर टाइम क्या, चलो डी पॉइंट, टाइम स्टडी। दिस टेक्निक ऑफ टाइम स्टडी इज कंडक्टेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम आर। अब यहाँ पे हमें क्या ऑब्जेक्टिव देखने हैं। फर्स्ट देखिए, स्टैंडर्ड टाइम टू परफॉर्म अ जॉब, कि भाई यहाँ पे टाइम मैटर करता है कि कोई काम अगर है तो कितने टाइम में वो किया जा रहा है। बात समझ में, ये नहीं कि काम एक दिन का है 10 दिन लग रहा है। सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर, एक वर्कर फॉर एग्जाम्पल कितना टारगेट लेकर काम को कर रहा है। कैटेगराइजिंग द वर्कर एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर, भाई जो काम करने वाला है उसकी कैटेगरी बना लो, जो थोड़ा सा एफिशिएंट जिसके अंदर एफिशिएंसी कम है उसकी कैटेगरी अलग कर दो। नंबर ऑफ वर्कर, एक काम को करने के लिए मान लो चॉकलेट ही बनाना है, काफी बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, तो कितने वर्कर हमें लगेंगे उस काम को अंजाम देने के लिए। क्लियर है? डी, मोशन स्टडी। मोशन स्टडी को हम देखिए, मोशन स्टडी मोशन स्टडी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मोशन स्टडीज आर, फर्स्ट देखिए, टू डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स टू परफॉर्म अ जॉब। मोशन को हम मूवमेंट भी कह सकते हैं, मोशन को हम मूवमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। कि क्या मूवमेंट, भाई एक इंसान अगर काम को करेगा तो कुछ ना कुछ मूवमेंट करेगा ना, पेटी उठाना, रखना, चढ़ाना, उतारना, इसी को बोलते हैं मूवमेंट, है ना। टू डिफरेंशिएट प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। अभी डायग्राम में समझाते हैं आपको कि जो प्रोडक्टिव है उनको अलग कर लो और जो अनप्रोडक्टिव है उनको आप अलग कर लो। सी फॉर कटिंग डाउन अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टफुल मूवमेंट, और जो मूवमेंट काटने वाले हैं, मतलब इस मूवमेंट की हमें जरूरत ही नहीं थी, तो उसको हटा दो, उससे हमारा टाइम बचेगा, और जो टाइम बचेगा तो हमारी ताकत भी बचेगी, इफिशियंसी भी बचेगी, जिससे हम बाकी और काम कर पाएंगे, जिससे हमारा काम भी काफी बढ़ जाएगा। आप देखो डायग्राम की हेल्प से इस चीज को मैंने एक डायग्रामेटिक फॉर्म में समझाया है, तो आप देखो प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव और इंसिडेंटल। इंसिडेंटल तो बिल्कुल इग्नोर ही कर दो, मैंने कहा किसी का पैर लग गया, वर्कर का नुकसान हो गया, तो ये चीजें कभी कदार होती हैं, बराबर नहीं होती। अनप्रोडक्टिव जैसे समझाते हैं आपको एक एग्जाम्पल देकर, टेलर एंड हिज एसोसिएट, सर के FW टेलर सर के एसोसिएट थे, फ्रैंक गिलबर्ट, वर एबल टू रिड्यूस मोशन इन ब्रिकलेयरिंग फॉर फ्रॉम 18 टू जस्ट 5। वो एक ब्रिक लेयर जहां पर हो रही थी, एक दीवार जहां बन रही थी, ऐसी जगह पर गए तो वहां देखा कि एक दीवार को बनाने में एक लेबर को 18 स्टेप्स लेने पड़ते हैं। मतलब दीवार को खड़ी करने के लिए, एक दीवार को खड़ी करने के लिए 18 स्टेप्स लेने पड़ते हैं। मतलब सीमेंट निकालना, बालू निकालना, बालू को चालना, सीमेंट को बोरी से काटना, सीमेंट और बालू को मिक्स करना, फिर उसके बाद पानी डालना, देन उसके बाद एक ईंट को लगाना, फिर उसकी सीमेंट और बालू के जो मिक्स होते हैं ना, वो जो पेस्ट बनता है उसको लगाना, देन उसके बाद सीक्वेंस से, तो ऐसे ही कर करके 18 स्टेप्स होते हैं। तो आपने बोला जो अनप्रोडक्टिव स्टेप्स थे, मोशंस थे, हाँ मूवमेंट थे, उनको आप हटा दो, सिर्फ जस्ट 5 में कर लो, स्टेप 1 2 3 4 एंड 5। तो उससे हुआ क्या, लेबर्स ने वही टेक्निक यूज की। टेलर डेमोन्स्ट्रेट इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी बाय 4 टाइम्स बाय द प्रोसेस। इस प्रोसेस से हुआ क्या, काम हमारा 4 गुना बढ़ गया। मतलब जहां पर 1 घंटे में एक दीवार खड़ी करते थे, वहां पर हम हुआ क्या, इस टेक्निक को यूज करने पर 1 घंटे में हम 4 दीवार खड़ी कर पाए।